पश्चिमी घाट की गहरी वादियों में, जहां घना जंगल सूरज की रोशनी को पत्तों के बीच कैद कर देता है, वहीं एक पुरानी सी कच्ची झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के सामने एक विशाल बरगद, जिसकी फैली हुई जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे लिपटी थीं, मानो कोई अजगर अपनी शिकार को पकड़ रहा हो। उस बरगद की छांव में रहता था धीरज बाबा। नाम में बाबा जरूर था, मगर वे न तो साधु थे, न कोई चमत्कारी व्यक्ति, बस कभी गांव के मशहूर वैद्य रहे थे। समय बदला, लोग भूल गए, और अब उनका संसार बस पक्षियों की चहचहाहट, हिरणों की दौड़ और बंदरों की शरारत तक सीमित रह गया था। उस दिन दोपहर ढल रही थी। बरगद की छाया और गहरी हो चुकी थी। धीरज बाबा सूखे नीम के पत्ते चुन रहे थे कि अचानक दूर से एक घबराई सी आवाज आई। कोई है, मदद करो। बाबा ने चौंक कर सिर उठाया। फिर वही आवाज, थोड़ी और पास से, बचाओ, कोई है क्या? लकड़ी का सहारा लेते हुए उन्होंने धीमे धीमे उस दिशा में कदम बढ़ाए। थोड़ी दूर घास पर एक युवती बैठी थी। चेहरा धूप से थका हुआ, कपड़े हल्के मैले, मगर आंखों में एक अलग सी चमक और चाल ढाल में अजीब सी शालीनता थी। वह अपना पैर पकड़े बैठी थी, जैसे चोट लगी हो। क्या हुआ बेटी? बाबा ने पास जाकर पूछा। उसने बनावटी दर्द भरे अंदाज में कहा। चलते चलते गिर गई, बहुत दर्द है। बाबा ने झुककर पैर देखा। वर्षों का अनुभव कह रहा था, चोट तो कहीं नहीं है। हल्की मुस्कान के साथ बोले, मोच नहीं आई, बस थकान होगी। लड़की ने नजरें झुका ली। माफ कीजिए, दरअसल मैं अकेली थी, आपको इंसान समझकर बात कर ली, वरना तो मैं यहाँ। वह वाक्य अधूरा छोड़ गई। बाबा ने शांत स्वर में कहा, ये जंगल है, यहाँ इंसान कम, जानवर ज्यादा मिलते हैं। तुम यहाँ कैसे आ गई? लड़की खामोश रही। बाबा ने इशारे से कहा, चलो, मेरी झोपड़ी यहीं पास में है, पानी पी लो, आराम कर लो। दोनों झोपड़ी की ओर चल पड़े। बाबा ने महसूस किया, उसकी चाल में दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सधी हुई धीमापन था, मानो हर कदम सोचा समझा हो। तुम डरी हुई नहीं लगती? बाबा ने पूछा। इस घने जंगल में डर नहीं लगता तुम्हें? लड़की हल्की मुस्कान के साथ बोली, डर अब तो किसी चीज से नहीं लगता बाबा। झोपड़ी तक पहुंचते ही बाबा ने घड़े से पानी भरकर लड़की की ओर बढ़ा दिया। उसने एक घूंट लेते हुए पूछा, आप यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं? बाबा हल्के से मुस्कुराए। अब तो इस तन्हाई की आदत हो गई है। जब अकेलापन पुराना हो जाए तो भीड़ की आवाज से ज्यादा इसकी खामोशी सुकून देती है। लड़की ने आंखों में हल्की शरारत के साथ कहा, अगर कोई उस सुकून में दखल दे तो? बाबा ने जैसे अनसुना कर दिया और आसमान की ओर देखने लगे। सूरज ढल चुका था, जंगल की हवा ठंडी होने लगी थी। बाबा बोले, अगर लौटना चाहो तो अंधेरे में रास्ता आसान नहीं होगा, बेहतर है आज यहीं रह जाओ। लड़की ने बिना हिचक हामी भर दी। मैं बरगद के नीचे ही लेट जाऊंगी, यहाँ की हवा अच्छी लग रही है। बाबा ने अपनी चटाई झोपड़ी के अंदर बिछा दी। ठीक है, मैं बाहर सो लूंगा, तुम चाहो तो भीतर आराम कर सकती हो। लेकिन वह बरगद की छांव में ही ठहर गई। रात पूरी तरह उतर आई थी। झींगुरों की टनकार और पत्तों की सरसराहट सन्नाटे में घुल रही थी। बाबा की आंखें भारी हो गईं, लेकिन लड़की लेटी नहीं थी। वह चुपचाप बैठी थी। उसकी निगाहें सीधे बाबा पर टिकी थीं। चेहरे पर न कोई डर, न कोई बेचैनी, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता, जैसे किसी लंबे सफर के बाद अपनी मंजिल पाली हो। उसने धीमे स्वर में खुद से कहा, यहाँ तक पहुंचने में बरसों लग गए, क्या यह मुझे पहचानेंगे? बरगद की भीगी जड़ें चांदनी में चमक रही थीं और रात जैसे पूरी तरह जाग रही थी। बाबा गहरी नींद में था, शायद सपनों में कहीं बीते वक्त की गलियों में भटक रहा था। कुछ कदम दूर वही लड़की नंदिता उसकी सांसों की लय सुन रही थी। चेहरा अब भी वैसा है जैसा याद था, लेकिन इतने साल बाद यह मुझे पहचान भी पाएंगे? उसकी उंगलियां मिट्टी पर धीरे धीरे कुछ रेखाएं खींच रही थीं, शायद कोई नाम या कोई अधूरी पहचान। अचानक बाबा ने करवट बदली और आंखें खोल दी। अभी तो अंधेरा गहरा है, वह बुदबुदाए। इस ठंड में नींद भी अधूरी रह जाती है। नजर नंदिता पर पड़ी, जो अब भी बैठी थी। सोई नहीं अब तक? उन्होंने पूछा। नंदिता के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। कभी कभी जागना सोने से ज्यादा सुकून देता है बाबा। बाबा पास आकर बैठ गए। अजीब है, इतनी जवान लड़की ऐसे जंगल में, और न डर न घबराहट। वह बस धीमे से बोली, मुझे ढूंढने वाला अब कोई नहीं है। बाबा कुछ क्षण चुप रहे, फिर उठकर झोपड़ी के बाहर बने चूल्हे की ओर बढ़े। सूखी लकड़ियां सुलगाईं, कुछ कंदमूल उबालने रखे और एक पुराना लोटा भरकर पानी गर्म किया। नंदिता पास आकर बैठ गई। नाम? बाबा ने पूछा। नंदिता, कहाँ से आई हो? जंगल के उस पार एक गांव था, लेकिन अब वहां मेरा कोई नहीं बचा। बाबा ने गौर किया। हर जवाब में वह थोड़ा किनारा कर जाती है, जैसे सच्चाई को परतों में लपेट रखा हो। इस बीच सुबह की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं को हल्के हल्के सहलाने लगीं। नंदिता ने चूल्हे के पास बैठकर बाबा का हाथ बटाया। पानी लाना, सूखी घास इकट्ठा करना, पत्तियां साफ करना, और बाबा
बस उसे चुपचाप देखता रहा। इतने बरसों में किसी ने भी उसे इस तरह अपनापन नहीं दिया था। खाना खत्म होने पर नंदिता ने अचानक पूछा, बाबा आप कभी गांव लौटने का सोचते हैं? बाबा की आंखों में नमी तैर गई। जिस जगह से मन टूट जाए वहां लौटने का साहस नहीं बचता। कभी वहां बहुत लोग थे, लेकिन अब शायद किसी को मेरा नाम भी याद नहीं होगा। वह थोड़ी देर रुकी, फिर धीरे से बोली, क्या कभी किसी ने आपको ढूंढने की कोशिश की? बाबा लंबे समय तक खामोश रहे। उनकी निगाह बरगद की एक टहनी पर अटक गई। जिसके लिए लौटना चाहिए था वो भी एक दिन बिना बताए चली गई, शायद हमेशा के लिए। नंदिता चुप हो गई। उसकी आंखें झोपड़ी की तरफ उठीं, जैसे वहां की दीवारों में किसी पुराने किस्से की परछाई छुपी हो। बाबा ये झोपड़ी आपने खुद बनाई? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, कई साल पहले किसी के साथ। वाक्य अधूरा छोड़कर उन्होंने चुप्पी साध ली। अब कोई साथ नहीं है। दोपहर ढल रही थी। नंदिता झोपड़ी के पीछे की पगडंडी से होकर जंगल के भीतर चली गई। कुछ देर बाद वह लौटी तो हाथ में 2 पके हुए आम थे। इतनी जल्दी कहां से ले आई? बाबा ने पूछा। पीछे एक पेड़ है, बहुत मीठे हैं। बाबा हल्के से मुस्कुराए। कभी कोई लड़की ऐसे ही आम तोड़कर लाई थी, बहुत पुराने दिनों की बात है। फिर जैसे खुद को संभालते हुए बोले, अब बस यादें रह गई हैं। नंदिता ने एक आम उन्हें दिया और खुद भी खाने लगी। एक आम के छिलके पर उसने अनजाने में नाखून से कुछ उकेरा, फिर जल्दी से मिटा दिया। बाबा की नजर उस ओर पड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। शाम होते ही जंगल की हवा ठंडी हो गई। बाबा सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी नंदिता उनके पास आकर बोली, बाबा आज रात मैं आपको एक जगह दिखाना चाहती हूँ। जंगल में थोड़ी दूर है, कपड़े से बनी एक झोपड़ी। बाबा ने भौहें सिकोड़ ली। क्यों? बस ऐसे ही। जब से मैं यहाँ आई हूँ वहां रोज जाती हूँ। वहां बैठते ही कुछ यादें ताजा हो जाती हैं। उसने आग्रह किया। चलेंगे ना मेरे साथ? बाबा ने पहले मना करने की सोची, लेकिन फिर मान गए। ठीक है, खाना खाकर चलते हैं। रात का भोजन साधारण था। उबले हुए कंद, मीठे आम और मिट्टी के गिलास में पानी। इसके बाद नंदिता ने मशाल जलाई और दोनों जंगल की पगडंडी पर निकल पड़े। घनी झाड़ियों और अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए बाबा की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा था, पर नंदिता बिल्कुल निश्चिंत थी। कुछ दूर जाने के बाद जंगल खुला और सामने एक पुरानी सी कपड़े की झोपड़ी दिखी। हवा में उसका कपड़ा धीमे धीमे लहर रहा था। बाबा की चाल अचानक धीमी हो गई। उस झोपड़ी की बनावट, उसकी गंध, उसका आकार, सब कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। बाबा बुदबुदाए, मैंने इसे पहले भी देखा है, लेकिन कहाँ? नंदिता चुप रही, बस झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर उन्हें देखती रही। उसने पर्दा नहीं हटाया, बस पूछा, चलें अंदर? बाबा ने एक पल को झिझकते हुए कदम पीछे खींच लिए। नहीं, रहने दो, ये जगह भारी लग रही है, जैसे कुछ दबा हुआ हो इसमें। नंदिता ने इस बार और कुछ कहने की कोशिश नहीं की, बस धीमे से बोली, ठीक है बाबा, चलिए लौटते हैं। दोनों चुपचाप वापस बरगद के तले आकर बैठ गए। रात और गहरी हो रही थी। नंदिता अपनी चटाई पर लेट गई, बाबा भी लेट गए, मगर नींद जैसे उनसे दूर भाग रही थी। बाबा ने आधी खुली आंखों से उसकी ओर देखा। वही ठहरी हुई निगाहें, वही शांत चेहरा। मन में सवाल उठता रहा, ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? बरगद के नीचे सन्नाटा पसरा था। धुंधली चांदनी में पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर धीरे धीरे खिसक रही थीं। बाबा करवटें बदलते रहे, पर आंखें बंद नहीं हुईं। पास ही नंदिता भी पड़ी थी, सांसों की लय एकदम संतुलित, मगर उसकी पलकों के पीछे भी नींद नहीं थी। दोनों जाग रहे थे, एक जो पहचानना चाहता था, दूसरी जो चाहती थी कि सवाल पहले उसके होठों से निकले, क्या तुम वही हो? सुबह की पहली किरण के साथ दिन तो उजला, पर माहौल में अजीब सा बोझ बना रहा। नंदिता झोपड़ी के पास सफाई में लगी थी। तभी बाबा ने अचानक पूछा, बेटी तुम्हारा नाम नंदिता है ना? जी बाबा। पता है इसका मतलब क्या होता है? वो हल्के से मुस्कुराई। हाँ, जिसमें आनंद हो, बाबा ने धीमी आवाज में कहा। कभी किसी ने यही नाम ऐसे पुकारा था कि दिल भर आया था। वो आवाज आज भी कानों में गूंजती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद नंदिता ने पूछा, कौन थी वो? बाबा की आंखें भीग गईं। बहुत पहले मेरी एक बेटी थी, नन्ही, जिद्दी, लेकिन मेरी पूरी दुनिया। फिर बड़ी हुई और उसकी अपनी दुनिया बन गई। मेरी बात नहीं मानी, किसी अजनबी के साथ चली गई। शायद मुझे उस लड़के से नहीं, बल्कि उसके जाने से, अपने टूटे भरोसे से तकलीफ हुई। तब मैंने सब छोड़ दिया, घर, लोग, गांव, और यहाँ आ गया। नंदिता का गला भर आया। वो जानती थी बाबा किसकी बात कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद बाबा ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप? वो हल्का सा सिहर गई, फिर धीमे से बोली, थे, अब नहीं है। और एक वक्त ऐसा भी आया जब पिता से दूरी बन गई थी। उसने आंखें झुका लीं। बाबा कुछ क्षण चुप रहे, फिर झोपड़ी के अंदर चले गए। लौटे तो हाथ में एक पुराना थैला था, जिसमें लकड़ी का एक टुकड़ा रखा था। उस पर खुदा था, नंदी, ये मेरी बेटी ने बनाया था, झोपड़ी के कोने में लगाया था। जब वो गई
तो सब जला दिया, बस ये टुकड़ा बचा लिया। नंदिता की आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। धीरे से पूछा, बाबा आप उस झोपड़ी में अब क्यों नहीं जाते? बाबा ने लंबी सांस ली। क्योंकि वहां सब कुछ है जिसे मैं भूलना चाहता हूं। हालांकि कभी कभी वही चीजें हमें माफ करना सिखाती हैं, दूसरों को भी और खुद को भी। दोपहर ढलने लगी थी। दोनों बरगद के नीचे बैठे थे और हवा में अतीत की परछाइयां घुली हुई थीं। एक शाम नंदिता मिट्टी की तख्ती पर कुछ उकेरने लगी। बाबा ने पास से झांका, संस्कृत के श्लोक। वो चौंक गए। तुम्हें संस्कृत आती है? नंदिता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी बहुत, माँ सिखाया करती थीं। बाबा का मन कहीं अतीत में लौट गया। उनकी बेटी भी तो ऐसे ही अक्षरों में श्लोक लिखा करती थी। वही लिपि, वही अंदाज। मन में एक हल्की सी शंका ने जगह बना ली। आखिर ये लड़की है कौन? रात को नंदिता ने धीरे से कहा, बाबा अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो क्या आप डरेंगे? बाबा ने फीकी हंसी हंस दी। अब डरने को बचा ही क्या है बेटी? तो कल सुबह एक बार मेरे साथ उस झोपड़ी में चलिए, कुछ दिखाना है आपको। फिर अगर कहें तो मैं चली जाऊंगी। बाबा थोड़ा असहज हुए, लेकिन उसकी आंखों में जो आग्रह था वह मजबूरी नहीं, अपनत्व की पुकार थी। उन्होंने हामी भर दी। सुबह आई तो वातावरण में अजीब सी शांति थी। नंदिता ने झोपड़ी को अच्छे से साफ किया, एक पीली फूलों की माला बनाई और बाबा को बरगद के नीचे बुलाया। चलें? बाबा ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई पुरानी छवि, कोई भूली हुई आवाज जैसे तैर रही थी। दोनों चल पड़े। कपड़े की बनी पुरानी झोपड़ी एक बार फिर सामने थी। इस बार हवा कम, लेकिन भीतर की खामोशी भारी थी। नंदिता ने पर्दा हटाते हुए कहा, आइए अंदर चलिए। बाबा के हाथ हल्के से कांपे। फिर उन्होंने पर्दा उठाया। अंदर जमीन पर दो चीजें रखी थीं। एक पुराना लकड़ी का खिलौना, वही जो उन्होंने बरसों पहले अपनी बेटी के लिए बनाया था, और दीवार पर खुरच खुरच कर लिखा गया नाम। बाबा की सांस थम सी गई। ये नाम। नंदिता उनके सामने आ खड़ी हुई, सिर झुकाए, आंखों में नमी लिए। अब आप समझे बाबा? दिल में दबा तूफान उमड़ पड़ा। सालों पहले की वही आवाज याद आ गई। बाबा देखो, मैंने आपका और अपना नाम लिखा है। बाबा बुदबुदाए, तू वही है, मेरी बेटी, मेरी नंदिता। अब नंदिता खुद को रोक न सकी। वह झुककर उनके पैरों से लिपट गई। हाँ बाबा, वही नादान, जिद्दी, मगर अब बहुत पछताई हुई बेटी। बाबा ने कांपते हाथों से उसे उठाया। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तू जिंदा थी इतने सालों तक यहीं? नंदिता ने उनकी छाती से लगते हुए कहा। जिसके लिए मैं घर छोड़ आई थी, उसने 4 दिन बाद ही मुझे ठुकरा दिया। जब लौटी तो घर सूना था। मोहल्ले वालों से पता चला कि बाबा मुझे ढूंढते ढूंढते सब छोड़कर चले गए। उस दिन से मैं यहीं बस गई जहां आप आखिरी बार आया करते थे। सोचा एक दिन आप लौटेंगे और मुझे माफ कर देंगे। बाबा का बरसों का दर्द बरगद की जड़ों की तरह बाहर फैल चुका था। जिस बेटी को उन्होंने खो दिया था, आज वहीं सामने खड़ी थी। बाबा की आंखों में नमी थी। बेटी, अगर तूने उस दिन ही मुझे बता दिया होता तो मैं तुझे उसी पल अपनी बाहों में भर लेता, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। नंदिता फफक पड़ी, हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। बाबा, हमेशा लगा शायद आप मुझे भूल चुके होंगे। बाबा ने उसका चेहरा थाम कर कहा, बेटियां भूलने की चीज नहीं होती नंदिता, तू मेरी रगों में बसी है। कुछ देर दोनों यूं ही बैठे रहे, जैसे समय ठहर गया हो और आसपास की सारी दुनिया मौन हो गई हो। अगले दिनों में उन्होंने मिलकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को फिर से संवारा। मिट्टी की दीवारों पर बाबा ने नए श्लोक लिखे और नंदिता रोज उनके लिए गर्म काढ़ा बनाती। बाबा भी जंगल से जड़ी बूटियां चुन लाते। एक शाम जब डूबते सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के पीछे खो रही थीं, नंदिता ने संकोच से पूछा, बाबा क्या मैं आपके साथ फिर से घर लौट सकती हूँ? बाबा हल्का मुस्कुराए, घर वहीं होता है बेटी जहां तू हो, चाहे वो झोपड़ी हो या हवेली। अगर तू साथ है तो वही मेरा घर है। उनकी आंखों में वह चमक थी जो किसी भी आलीशान महल की रोशनी से ज्यादा गर्माहट देती है। नंदिता की आंखें भर आईं। उसने धीरे से बाबा के कंधे पर सिर रख दिया। धीरे धीरे गांव में हकीम बाबा और उनकी बेटी की कहानियां फिर से गूंजने लगीं। अब दोनों मिलकर बीमारों का इलाज करते और उनकी छोटी सी झोपड़ी को लोग नंदिता केंद्र कहने लगे। एक ऐसा ठिकाना जहां हर दुखी को दवा के साथ अपनापन भी मिलता और हर बीमार के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी लौट आती। लोग दूर दूर से आते, न सिर्फ दवा लेने के लिए बल्कि उस सुकून के लिए जो वहां बैठकर मिल जाता था। बच्चे वहां हंसते खेलते और बुजुर्ग वहीं बैठकर अपने पुराने किस्से सुनाते। नंदिता के हाथ की बनी जड़ी बूटी और बाबा की मीठी बातों ने उस जगह को गांव का सबसे प्यारा कोना बना दिया। एक रात चांदनी में बैठे नंदिता ने बाबा से पूछा, क्या आपने मुझे सच में माफ कर दिया बाबा? बाबा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, माफ करने का सवाल ही नहीं मेरी बच्ची,
तू तो हमेशा से मेरे दिल में थी, है और हमेशा रहेगी। तेरे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ और न कभी होगा। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, देख ऊपर वो चांद, जैसे उसकी रोशनी हर अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही तेरी मौजूदगी ने मेरे दिल के हर कोने को रोशन कर दिया है। जब तू पास होती है मुझे लगता है कि मेरी दुनिया पूरी है। नंदिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या अब हम हमेशा साथ रहेंगे बाबा? बाबा ने जवाब दिया, जब तक मेरी सांसें हैं और उसके बाद भी मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा बेटी। दोस्तों, अगर हकीम बाबा और नंदिता की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको यह एहसास दिलाया हो कि सच्चा घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि रिश्तों के अपनापन से बनता है, तो एक छोटा सा कदम उठाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी एक लाइक हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि इस तरह की और कहानियां लाने की हिम्मत है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने परिवार, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जो आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यह कहानी उनके दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जला दे। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम एक नई कहानी सुनाएं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस करने और बांटने के लिए होती हैं।